चलो आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस। ठीक है, हम लास्ट टाइम शायद यहाँ थे, है ना? ये हो गया था। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ो और समझो। हाँ जी, बताओ क्या करें। टू ट्राइंगल है, ए बी सी और डी एफ सिमिलर है, ठीक है ना? स्मॉलर साइड ए बी सी की दे रखी है इक्वल टू 15 यूनिट, स्मॉलर साइड, और ए बी सी का रेशो दे रखा है। पहले ही बताओ कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं। ए बी सी, और दूसरा कौन सा? डी ई एफ, ठीक है। ए बी सी की सबसे छोटी साइड 15 दे रखी है, वो छोड़िए। पहले ए बी सी की साइड का रेशो क्या है? 3, 4, 5 ऐसे मान सकता हूँ। तो ये बताओ अगर दोनों सिमिलर हैं तो सबसे छोटी इसमें कौन सी है? तो इसमें सबसे छोटी कौन सी हुई? तो ए बी ही 15 हुई। इस सिमिलर ट्राइंगल में रेशो सेम होता है ना। अगर ये 3, 4, 5 है तो ये भी रेशो क्या होगा बताओ? ये भी रेशो भी 3, 4 और 5 ही होगा। अब 3 की वैल्यू तो 15 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 5। तो 5 की वैल्यू क्या होगी? और 4 की वैल्यू क्या होगी? 20। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द एरिया ऑफ डी एफ इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब जो डी एफ का एरिया है और ए बी सी, डी एफ का एरिया हाफ है ना, तो अगर ए बी सी का डबल होगा तो इसका एरिया क्या होगा, है ना? लेकिन आपको पता है ये एरिया का रेशो है। एरिया का रेशो अगर साइड के साथ लगाएंगे, व्हाट इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द डी एफ, तो लार्जेस्ट साइड डी एफ की ये वाली पूछी है। इसकी तो आपको पता लग गई 25। तो 25 का रिलेशन किससे बनेगा, है ना? इसी से तो बनेगा। तो 25 अपॉन क्या? 5x, इसका स्क्वायर। आपको पता है ना साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए बी सी का एरिया कितना है? 2, और इसका एरिया 1। ये तो पता है ना, दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो S1 अपॉन S2 साइड्स का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? तो वही लगाया मैंने। अच्छा, अगर हम फोकस करें तो अगर मैं इसका बेसिकली क्या करता हूँ, 5 से कट कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा? 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है? नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा बराबर 2। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25/2। ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 5/√2 आ गई। कौन सी सबसे बड़ी साइड पूछी है? तो 5x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगी 25/√2। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। मैं रिपीट कर देता हूँ, आप इसे राइट डाउन कर लो या समझ लो। देखो, सबसे पहले ये कह रहा है कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है ना? सिमिलर का ये फ़ायदा होता है कि जो साइड्स का रेशियो होता है वो सेम होता है। अब इसने बोला कि ए बी सी की जो स्मॉलेस्ट साइड है, आपको क्या पता कौन सी से स्मॉलेस्ट है? लेकिन जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो आपको इसका रेशो दे रखा है, ए बी सी का रेशो, हाँ ए बी सी का रेशो दे रखा है आपको 3, 4, 5। तो ये 3 है, ये 4 है, 5 है, तो ये भी 3, 4, 5 ही होंगे इस तरीके से। अब इसने एक और चीज़ दे रखी है कि ए बी सी की स्मॉलेस्ट साइड 15 है, तो ये 15 हो गई, ये 25 हो गई, ये 20 हो गई। ओके, अब आपको पता है कि इसका 25 का रिलेशन किससे बनेगा, मतलब 5x से, क्योंकि आपको नहीं पता ना इसकी साइड क्या है। तो 25/5x, और एक और चीज़ इसने बोली कि डी एफ का जो एरिया है वो किसका हाफ है? तो यहाँ से ए बी सी और ए बी सी, डी एफ और ए बी सी का रेशियो कितना है? अच्छा, हाफ है अगर डी एफ तो इसको 2 मानेंगे तो इसको 1 मानना पड़ेगा ना। अब आपको पता है साइड्स के स्क्वायर किसके बराबर होता है? इनके एरिया के बराबर। बाकी तो सॉल्यूशन है। पहले एक्स की वैल्यू निकलेगी और फिर किसकी वैल्यू निकलेगी? 5x की। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन है थोड़ा, जो आपको यहाँ से समझना है। समझ आया ना इसमें क्या करना है? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3x इज इक्वल टू क्या था? हाँ,
ये 25 क्यों नहीं हुआ? सिमिलरिटी में ये नहीं होता ना एक ही साइज़ है, रेशो सेम होता है ना, साइज सेम थोड़ी ना हो जाएगा, फिर तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते। मतलब तुम कह रहे हो कि ये भी 25 होने चाहिए था, हाँ एक्चुअली यूँ नहीं हो सकता क्योंकि सिमिलर हैं। सिमिलर में देखो मैंने क्या बोला कि मेरे पास ये फ़ोन है, आपके पास इससे छोटा बड़ा फ़ोन हो सकता है, सिर्फ फ़ोन तो फ़ोन ही है, सिमिलर है बट एक जैसे तो नहीं है ना, तो वो कॉन्ग्रुएंट बोलता। फिर कॉन्ग्रुएंट बोलता तो 25 ही होता वो, फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। चलें, ओके, इसको पढ़िए, ये आप निकाल सकते हैं। कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x इज इक्वल टू 4/5। मुझे लगता है ये साइन पता नहीं क्या हो रहा है, साइन भी बिल्कुल वो तो हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, और फिर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, इसकी वैल्यू आपको मिल गई 4/5, ये तो 1 हो गया है कि नहीं। और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बराबर किसके आ गया 4/5 के। क्लियर। अब या तो इसे सॉल्यूशन कर लो, नहीं तो साइन 4x के वैल्यू कैसे निकालोगे? हाँ, ये cos 2x हो जाएगा, लेकिन फिर उससे साइन साइन और उसके साइन 2a लिख लेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसे आप लिख सकते हो cos 2x। अब ध्यान से सुनना, लिख लिया। अब अगर मैं 2x को p मान लूँ तो क्या मैं इसे cos p इज इक्वल टू 4/5 लिख सकता हूँ? मैंने 2x को क्या मान लिया है? अब इसकी गौर से देखना जो पूछा है। अगर मैंने 2x को p मान लिया है तो मैं इस 4x को 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ, और 2x को मैंने क्या माना है? तो क्या मेरे को साइन 2p की वैल्यू निकालनी है? साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन p और cos p। cos p की वैल्यू तो है, किसकी वैल्यू निकलनी है? ट्राइंगल बन सकता है, ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो ये क्या होगा? ये तो पता ही है आपको। तो बताइए साइन p की वैल्यू क्या आ गई 3/5, और cos p की वैल्यू है ही 4/5। तो कितनी आ गई? 4 × 12 दूनी 24/25। तो बढ़िया सवाल है। ठीक है, सही किया था। अब वो हाँ, मतलब बात वही है, मैंने 2p मान लिया जस्ट टू मिनिमाइज बस की, तो मत मानोगे, नहीं मानोगे तो भी बात वही है, लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा और क्या हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, आओ पढ़ो। द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ ए हेमीस्फेरिकल बाउल। देखो हेमीस्फेरिकल बाउल आप जानते हैं ऐसा होता है, इसको बोलते हैं हेमीस्फेरिकल बाउल। ठीक है, इनर एंड आउटर रेडियस दे रखी है, तो इनर 6 दे रखी है, R1 आपकी 6 हो गई, और R2 आपको 8 दे रखी है। R2 होती है बाहर तक, ये सेंटर होता है। ठीक है, ओके। अब इसने बोला इट्स एंटायर सरफेस मस्ट बी पॉलिश्ड एंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की जो पैसे लगते हैं वो कितने रुपए लगते हैं? 50 रुपये। आपको सरफेस को पॉलिश करना है तो आपको इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसी भी जो स्फेयर होता है उसका सरफेस एरिया होता है 4πr²। क्या होता है बताइए? 4πr²। अगर आप इसको आधा कर देंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 2πr²। तो देखो बाहर वाले पोर्शन का आएगा, तो इसका जो 2s है मैं लिखने जा रहा हूँ, लिख लीजिएगा। 2πr² प्लस 2πr²
r1 स्क्वायर। कुछ ये समझ में आया क्या लिखा? 2 पाई आएगा या? हाँ ठीक है, 2 पाई r2 स्क्वायर आ गया कौन से वाले हिस्से का? ये जो हिस्सा है। और 2 पाई r1 किसका आ गया? अंदर वाले का आ गया। अभी किनारी दिख रही है आपको? ये किनारी, हाँ जी, ये रिंग है एक। क्या है? रिंग का एरिया क्या होता है? पाई। पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है क्योंकि पाई की ही वैल्यू आपकी बाद में यूज़ होगी, तो बाकी वैल्यूज़ आपको रखनी है। तो रखते हैं, तो मैं इसको यहाँ सोल्यूशन कर देता हूँ। 2 पाई तो चलो कॉमन ही है। r2 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 128। ऐसे ही 6 का स्क्वायर, 36 2 सा कितने होते हैं? प्लस r2 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, एक बार जोड़ दो। अरे 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर एक बार जोड़ देते हैं, 14, और एक बार घटा देते हैं, 28 आ रहा होगा। इन सबको जोड़ो, 28, मुझे लगता है 100, 228, 228, तो वैल्यू आ गई 228 पाई आ गई। अब पाई में अगर इतने पैसे लगते हैं तो 228 पाई में 228 इंटू 50 लगेंगे, बस 50 की गुणा कर दो, 11,400। तो कितने पैसे लगेंगे? 11,400। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इस टीएसए को कैलकुलेट कर सकें। अगर टीएसए कैलकुलेट होगा तो आगे की कहानी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये आपको समझना है, और ये हेमीस्फेरिकल वुडन ऐसे बाउल का ही आएगा हमेशा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है। दोबारा बताऊं, ये फॉर्मूले में कोई दिक्कत? फॉर्मूला याद आ रहा है? इसका क्या होता है हेमीस्फेयर का कर्व्ड वाला सरफेस एरिया? 2 पाई r स्क्वायर, ये होता है ना? तो यही मैंने लिखा है, जब बाहर की रेडियस r2 होगी तो बाहर वाला एरिया, अंदर की r1 है रेडियस ये रही छोटी सी, तो इसका एरिया ये होगा। फिर ऊपर रिंग बनेगी ऐसे करके, रिंग में अंदर रेडियस r1 है, बाहर क्या है? r2, उसका एरिया ये होता है ना इस रिंग का। तो बस इनको सबको वैल्यू को डालना है फिर तो, राइट। चलिए आगे चलते हैं। इसे कैसे करेंगे? आपको वैल्यू निकालनी है एम टी की, तो एम को ऊपर ही मानो, एम टी की वैल्यू निकालनी है। एल्टीट्यूड ऑफ साइड, अच्छा ऑफ साइड मतलब एम टी नीचे आएगा, तो एम टी को नीचे लो, तो एन ऊपर आएगा। एल्टीट्यूड होता है 90 डिग्री, तो इसको के मान लेते हैं। एम एन कितना है बताओ? 36। एम टी कितना है? ये भी 36। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ साइड एम टी, तो क्या दिक्कत है? अभी बनना है। एन टी क्या है? 48 है। नहीं वो तो सोचने का जरिए, ऐसे भी हो जाएगा क्वेश्चन, चलो उस हिसाब से भी कर लेंगे, पहले इससे कर ले। कौन कौन सी साइड इक्वल है? 36 36। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ तो मिड में जाएगा, तो ये 48 है तो कितनी आएगी? ये भी 24 आएगी, 90 डिग्री होगा, है ना? तो अगर मैं ये निकाल पाऊँ एम पी तो काम हो जाएगा। किस ट्राइंगल से निकलेगा एम पी? ये हाइपो है, ये बेस है, तो एम पी निकाल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। तो एम पी आ गया अंडर रूट 36 का स्क्वायर माइनस
एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, 12। 60 को 12 पंजे 60 लिख सकते हैं, 12 तो 12 है ही, तो क्या वैल्यू आ गई इसकी 12√5। लिख लो यहाँ तक 12√5। समझ आया फंडा? आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपने पढ़ा था ना ये, अगर ये दोनों बराबर होती हैं तो यहाँ से परपेंडिकुलर डलता है, कहाँ जाता है? अब ये दोनों बराबर हैं तो ये परपेंडिकुलर मिड में ही तो जाएगा, तो ये हो रहा है बस, बस फिगर डिफरेंट है। ठीक है, चलें? ओके, तो अब समझो बात को, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। अब क्या बताइए, किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता क्या है? हाफ। तो अगर मैं एम टी को बेस मान लूँ तो हाइट ये है एन के जो पूछी है, तो इधर से एरिया आएगा हाफ एम टी इंटू एन के। और अगर मैं इसको बेस मान लूँ एन टी को, अगर मैं एन टी को बेस मान लूँ तो परपेंडिकुलर कौन है? एम पी। हाफ का कोई मतलब नहीं है, एम टी की वैल्यू 36 है, एन के की वैल्यू हमें निकालनी है। एन टी की वैल्यू कितनी है बताओ? 48। और एम पी की वैल्यू कितनी है? 12√5। 9 से 4, 9 से कहाँ घटेगा? 8, हाँ 12 से कट जाएगा। 12 से 3, 12 चौक 48, 3 से 4, तो 4 चौक, तो एन का आ गया 16√5। बड़े ही शानदार सवाल है। जिसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना, वो तो कभी कर ही ना पाएगा। राइट? क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से करेंगे। समझ आया पूरा फंडा कैसे करना है? ओके, इसको पढ़ेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी पी एन क्यू आर 2 पॉइंट ए बी एन ए सी। ए बी सी हो गया, पी और क्यू किस पर है? ए बी और ए सी पर, सच दैट पी क्यू पैरेलल है बी सी के, ठीक है? ए सी इज इक्वल टू 5QC। ए सी और क्यू सी का रेशो कितना आ गया बताइए? 5:1। तो ए सी की वैल्यू है 5 और क्यू सी की वैल्यू है 1। अगर ये 1 है और ये पूरी 5 है तो ये कितनी होगी बताओ? ए सी अगर पूरी 5 है और क्यू सी अगर 1 है यहाँ से यहाँ तक, तो ऊपर 4 होगी, तो रेशो आ गया 4:1 का। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर ये पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो कुछ बात हो जाएगी क्या? अगर ये पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो कोई बात हो जाएगी क्या? सिमिलरिटी यूज हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो ये जो ट्राइंगल ए पी क्यू है ये सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्राइंगल ए बी सी के। तो ऑब्वियसली बात है जो इनकी साइड्स का रेशो सेम होगा। तो अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल ए पी क्यू में क्या रेशो बनेगा? ए पी अपॉन ए बी। लिखो ए पी
अपॉन ए बी, ऐसे ही ए क्यू अपॉन ए सी। ए क्यू छोटे ट्राइंगल की साइड है, ए सी बड़े ट्राइंगल की साइड है। ऐसे ही छोटे ट्राइंगल में कौन सी साइड बच गई? पी क्यू। और बड़े ट्राइंगल में कौन सी साइड बच गई? बी सी। तो मुझे लगता है इनसे काम हो जाएगा। ए क्यू कितना है बताइए? 4। ए सी कितना है? बस तो हो गया काम। पी क्यू 4 है, बी सी 5 है। 4:5। डायरेक्टली भी दिया जा सकता था, अगर ये 4 है तो ये 4 ही होनी थी, और ये बड़े ट्राइंगल की साइड है तो ये 5 ही होनी थी रेशो में। ठीक है, चलें, आओ इसको पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला पढ़ा है आपने? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला भूल गए क्या? अच्छा जी, 2 सर्कल्स हैं। क्या क्या होता है फॉर्मूला? पहली बार हो रहा है क्या अभी ये? मैं तुमसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हम इसे पहली बार कर रहे हैं क्या? आपको नहीं लगता 6ठी 7वीं बार आ रहा होगा ये? है? तो भूल कैसे जाते हो? कौन याद दिलाएगा कि ये फॉर्मूला है? और इसमें तो साफ ही लिख रहा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो भूल कैसे सकते हो भाई? क्या को काय को तैयारी कर रहे हो? मत करो। ये तो 0 नंबर आ गए आपके। हैं? कोई मतलब थोड़ी ना, ऐसे तो ये तो तुम पागल बना रहे हो दुनिया का। मुझे तो लगता नहीं कुछ हो रहा है? अब ये कैलकुलेशन भी देखोगे? फॉर्मूला तो मैं आ नहीं रहा, कैलकुलेशन तो मैं आ नहीं रही, क्या ही मतलब है? मतलब बेफालतू का चल रहा है। ठीक है ना? ये सही बताना, ये 66 पे क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। मेरे को लगता है 7वीं 8वीं बार आ रहा होगा यही, ये और ट्रांसवर्स इन 66 में ही। ना तो तुम वो देख रहे हो पुराने मॉक, ना तुम नया कुछ कर रहे हो। तुम घर पे कर क्या रहे हो? हैं? क्या चल रहा है पता नहीं। करो इसे, बता रहे हैं इसका आंसर। तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम बस अपना सुन लोगे मेरी बात, हो जाएगा तुम्हारा। तुम मज़े ले रहे हो ज़िंदगी के, कुछ नहीं हो रहा। मज़े भी नहीं ले रहे तुम, हो ही नहीं कहीं किसी लेवल पे। तुम कुछ नहीं कर रहे, मज़े भी नहीं है तुम्हारे, कुछ बेकार है सब। क्या मज़े होते हैं? कुछ मज़े नहीं होते। नाटकबाजी चल रही है बस।
क्या आएगा इसका आंसर? करेंगे क्या आखिर? हाँ भाई, साइन होता क्या है? पाँच सौ का नोट समझ में आता है कि 500 का ही है, फिर उसे 10 का समझ लेते हो या 50 पैसे का समझ लेते हो? नोट समझ में आता है? फ़ोन यूज़ कर पा रहे हो, व्हाट्सएप यूज़ कर पा रहे हो, फेसबुक यूज़ कर पा रहे हो, इंस्टा यूज़ कर पा रहे हो, तो इसमें समझने में क्या दिक्कत है? दिमाग तो कमज़ोर नहीं है, ध्यान नहीं दिया जा रहा बस है भाई। 3 4 5 ही होना चाहिए था क्या 11/12 की जगह? तो ये 12+11 हो गया, ये 12-11 हो गया, तो आ गया √23। तो tan क्या होता है बताइए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और sec किसका उल्टा होता है? cos का, तो वो होगा हाइपो अपॉन बेस। लेकिन अब तो तुम्हें ट्राइंगल की वो ट्रिग्नोमेट्री की 2 हफ्ते की क्लास चाहिए, फिर तुम पे क्वेश्चन होएगा। क्यों जी सरकार? उससे पहले तो ये क्वेश्चन ही नहीं होने का। 23 ही आएगा ना ऊपर, अब आप √23 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा? √23। पता नहीं क्या ही कर रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा। करो। कैसे निकालोगे बताओ? बिल्कुल, किससे क्या चीज़ बना रहे हो ये बताओ? हाँ, तो बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर बन रहे हैं, तो बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम ऊपर आएगा। हाँ, क्या वॉल्यूम होता है? पाई। रेडियस है 6, तो 2 बार आई। और हाइट कितनी है? 10। और छोटे सिलेंडर का क्या सीन है? पाई। रेडियस कितनी है? πr²h। फॉर्मूला भी भूल गए होगे? तो क्या आंसर आएगा? 36 आपका राइट आंसर आ जाएगा। राइट, ओके। ये कैसे करें? एरिया ऑफ आइसोसेलस राइट एंगल, एक वर्ड यूज हुआ आइसोसेलस राइट एंगल, ये क्या होता है? जो ट्राइंगल आइसोसेलस भी हो और राइट एंगल भी हो। आइसोसेलस राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है उसमें परपेंडिकुलर और बेस ही सेम होते हैं। कौन सेम होते हैं? अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये भी कितना होगा? तो हाइपो क्या होगा? अच्छा, वैसे अगर बेस और परपेंडिकुलर तुमने दोनों ही x ले लिए तो आपके हिसाब से इसका एरिया क्या होगा? है ये अगर 16 के बराबर आ गया तो x² की वैल्यू कितनी आ गई? 32। तो x की वैल्यू क्या आ गई? लेकिन आपको हाइपो रियलिटी में क्या है? तो आप 32 यहाँ पे रख दीजिए अंडर रूट, और √2 है ही, तो ये आ जाएगा √64। और √64 किसका होता है? तो आंसर कितना आ गया फाइनली? भाई ये एरिया का फॉर्मूला होता है, इससे एक्स की वैल्यू आ गई, लेकिन आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? तो आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो इस तरीके से आप कर लेंगे, हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बात बनवा लो तुमसे सारी, काम तुमने कुछ करने हैं नहीं, हैं पढ़ना वढ़ना है नहीं,
पता नहीं क्या ही कर रहे हो, हमारी तो समझ से बाहर है। बताओ। X and Y 2 points on the circumference of a circle having diameter 20 centimeter. The length of the line segment XY is 16. Find the distance of the line segment XY from the center. तो XY होंगे इस पे कहीं ऐसे, मिल गई लाइन सेगमेंट। डायमीटर 20 है तो रेडियस कितनी होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। कॉर्ड है मतलब ये, इस कॉर्ड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी है, ये वाली। इस कॉर्ड से जो परपेंडिकुलर डलता है उसका कुछ फ़ायदा होता है, 90 भी होता है, मिड में भी होता है। तो इसकी लेंथ कितनी है 16, तो ये कितनी होगी। तो अब इसमें पाइथागोरस लगा के डी निकल सकता है, 6 ही होता है बस, तो 6 ही आंसर है। इससे आसान इजी कुछ नहीं हो सकता पेपर में, कुछ भी नहीं। राइट देखो, रेडियस को आपने 3.5 बढ़ा दिया तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया 550। किसका, स्फेयर का। तो पूछ रहा है व्हाट वाज द ओरिजिनल रेडियस ऑफ दिस स्फेयर। ओके, स्फेयर का क्या होता है सरफेस एरिया, रेडियस को आपने 3.5 बढ़ा दिया, पहले आर होगी तो अब कितनी हो गई होगी 3.5। तो ये वाला सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो मतलब पाई माइनस के पाई आर स्क्वायर, सॉरी हाँ वो तरीका अलग है, बराबर किसके है 550 के। पाई तो कॉमन ही आ जाएगा, एक बार जोड़ देंगे। अरे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आएगा ना, और पाई इसके नीचे जाएगा है। 4 कहाँ था, अच्छा हाँ 4 भी तो था, राइट। तो 4 भी ले जाओ नीचे, ठीक है। तो 11 से कट कर लो, 2 से कट कर लो, 25 सत्ते कितने होते हैं 175। एक बार जोड़ दो इन्हें, और एक बार इन्हें माइनस कर दो। माइनस करोगे आर से आर कट जाएगा और ये आ जाएगा 2r प्लस 3.5, और ये आ जाएगा 35/10। कितने से कटेगा 5 से, 7 से कट जाएगा क्या ये, कितनी बार 25, 2 से 2, 25/2 आ गया। तो ये आ गया आपके पास 2r प्लस 3.5, 25/2 का मतलब 12.5। माइनस कर देते हैं 3.5, कितना आ गया 9। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4.5। 4.5 आपकी आर की वैल्यू आ गई। कैसे आप इसको डील करेंगे, ठीक है। बात क्लियर हुई। कहाँ तक फाइल शेयर करी मैंने, कहाँ तक क्वेश्चन शेयर करें, हाँ ठीक है। तो इनको करो भाई, ऐसे काम नहीं चलने का, ठीक है ना, ऐसे तो सब बेकार ही है।